हेलो दोस्त, मैं प्रदीप सोलंकी और आज हम बिपरजॉय के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे बीच नमस्ते। दिनेश सर पधारे हुए हैं। तो दोस्तों, आज बिपरजॉय के बारे में सर बताएंगे क्या है, इसके क्या प्रभाव है और भारत में ऐसे चक्रवात क्यों आते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो सर, पहले सीधा सा प्रश्न मेरा कि चक्रवात होता क्या है, पहले तो आप ये बताइए। चक्रवात के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र निर्मित होता है। निम्न वायुदाब का केंद्र, जैसे कि तापमान ज़्यादा हो गया है, उच्च तापमान हो जाता है तो वायुदाब निम्न हो जाता है। तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो हवाएं हैं वहाँ की, वो हवाएं ऊपर गर्म होकर ऊपर उड़ने लग जाती है। हल्की हो जाती गर्म होने के बाद में तो ऊपर उड़ने लग जाती है। तो हवाओं की, जहाँ से हवाएं ऊपर उड़ गई है वहाँ हवाओं की कमी हो जाती है। हवाओं की कमी होती तो आसपास की हवाएं वहाँ पर आने लग जाती है, आकर्षित हो जाती वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हवाएं आ जाएगी वहाँ पर। तो हवाएं ज़्यादा होने की वजह से एक तरह से बवंडर की तरह बनता है, जैसे कुकर नहीं रहता है कि हवाएं पूरी अंदर पैक हो जाती है और सिटी को फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो जो हवाएं गर्म होती है वो ऊपर चल जाएगी और वहाँ पर हवाओं की कमी के कारण आसपास की हवाएं वहाँ आती है और एक बवंडर बनता। और जब ये ज़्यादा आ जाते हैं तो एक तरह से जो गांव में हम देखते हैं ना, इस तरह से घूमने लग जाते हैं कहीं तरह से हम, तो एक तूफान छोटे छोटे गाँव में आते हैं तो एक बवंडर बन जाता है। और जो हवाएं वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ती है और समुद्र में आता है तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है हवाएं। तो बादल बनते हैं और इस तरह से बारिश करती है। तो एक चक्रवात होते हैं। और चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको, चक्रवात का केंद्र को उसको आँख बोलते हैं उसको, है ना, आँख भी बोला जाता है उसको। तो सर ये बताइए आप, बिपरजॉय है क्या और इसका नामकरण किसने किया और उसके बारे में नामकरण की नियमावली बता दीजिए आप। बिपरजॉय जो चक्रवात है ना, बिपरजॉय ये हिंद महासागर में आया था, है ना, जो अरब सागर है, अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। गोवा से 800 किलोमीटर पश्चिम में और मुंबई से 950 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया था। अब वहाँ पे उत्पन्न हुआ। अब वहाँ से ये भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ इसका डायरेक्शन था। अब आपने कहा था कि इसका नामकरण, बिपरजॉय का अर्थ होता है डिज़ास्टर, आपदा, है ना। एक बांग्लादेशी ने नाम दिया इसको, बांग्लादेश ने, एक बांग्ला भाषा का एक शब्द है। तो बांग्लादेश ने नाम दिया। अब बिपरजॉय ही नाम क्यों दिया है ना, कुछ और भी तो हो सकता था, है ना। तो एक हिंद महासागर के जितने भी आसपास के लगने वाले जो देश हैं, 13 देश ऐसे हैं जो 13 नाम सुझाव देते हैं अपनी तरफ से, अलग अलग नाम। जैसे एक देश 13 नाम दे सकता है। और एक वर्णमाला के क्रम में ये चलते हैं, है ना। पूरा फॉर्मेट बना रहेगा कि ABC के हिसाब से नाम, जिस देश का नाम पहले रहेगा वो, और उनका भी एक रो और कॉलम इस तरह से बना रहता है ABC करके। A वाला ख़त्म हो गया है, तूफान आया हुआ A नाम से, तो फिर B पर जाएंगे, है ना। तो B बांग्लादेश का भी आया हुआ है और B वाला था, तो B से ही रखना है। अब यहाँ पर, और यहाँ पर एक नियम रहता है, किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या राजनीति, है ना, और कोई महान जो व्यक्तित्व है या फेमस व्यक्तित्व है किसी राजनेता के नाम पर, इनके नाम पे कहीं नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब कोई विवादित विषय ना हो, धार्मिक मुद्दे ना हो, राजनीतिक मुद्दे ना हो, ना कोई महापुरुषों के नाम पर हो, एक तटस्थ होकर देना पड़ता है। निष्पक्षता के साथ नाम हो, निष्पक्षता कर एक नाम दिया जाता है। अच्छा सर, तो बिपरजॉय का प्रभाव क्या रहा भारत पे और पाकिस्तान के ऊपर? जब ये तूफान आया था तो कहा जा रहा था कि इसका डायरेक्शन पाकिस्तान का जो कराची वाला तट है ना, कराची टकराने वाला था ये वहाँ उस तट पे। हालांकि उधर भी गया, वो डायरेक्शन गुजरात की तरफ आ गया था। तो वहाँ पर भी भयंकर प्रभाव रहा। वहाँ से मछुआरे वहाँ से प्रभावित हुए हैं। वहाँ के जो बंदरगाह थे, बड़े बड़े बंदरगाह, वो भी प्रभावित हुए हैं। अब इसका डायरेक्शन जब भारत की तरफ मुड़ा है ना, तो गुजरात का जो कच्छ तट था, कच्छ तट से जब टकराया था यहाँ पर, तो कच्छ तट से टकराया तो उस समय में भयंकर, उसकी जो स्पीड थी 125 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बहुत तेज था ये। और जब उत्पन्न हुआ तो कहा जा रहा था कि 150 से 200 भी जा सकती है इसकी स्पीड। अच्छा, टॉर्नेडो कह सकते हैं, जो यूएसए में आता था। हाँ, अलग अलग नाम है, अलग अलग देशों में टॉर्नेडो है, चिनूक है ना, अपाचे, अलग अलग नाम दे, हरिकेन है, नाम देते हैं, है ना। तो वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जब टकराया था, है ना, उस समय में इसकी स्पीड तेज थी। और जब चक्रवात किसी तट से टकराता है तो लैंडफॉल होती, बारिश होती है, भयंकर तरीके से बारिश होती है।
तो जब यहाँ पर जो तूफान टकराया था उस समय में तो पेड़ पौधे, आपने कहा था कि क्या प्रभाव रहा है ना, तो पेड़ पौधे ऐसे थे, कहा जा रहा वहाँ पर गुजरात में अभी न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिली थी यहाँ पर। तो 500 से अधिक पेड़ों को नुकसान हुआ है, लगभग 5000 से अधिक बिजली खंभे यहाँ पे टूट गए हैं। और छोटे छोटे बंदरगाह जो 30 से 40 बंदरगाह ऐसे वहाँ पर छोटे छोटे हैं जहाँ पर आयात निर्यात होता है। पूरी तरह से व्यापार भी ठप हो गया वहाँ पर, है ना, आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई है। संचार माध्यम पूरी तरह से बाधित हुआ है। सड़क, रेलवे ने भी अपनी ट्रेनें रद्द कर दी थी यहाँ पर। फिर इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ पर रद्द कर दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था यहाँ पर। और मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से जो जनधन की जो हानि होनी थी जिस स्तर पर, वो नहीं हुई है, जो कि सही रही है। मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से बहुत बेहतर रहा है। तो सर इसका थोड़ा बहुत सरकारी प्रयास जो बता दीजिए, और आपदा प्रबंधन अगर आप शॉर्ट में बता सकते हो तो। आपदा प्रबंधन का इसमें जो मैनेजमेंट था यहाँ से सबसे पहले इनको जानकारी ये अच्छा था भारतीय मौसम विभाग का, है ना, IMD का, जो इंडियन IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो कि दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी, पूर्वानुमान, है ना, कि इतना खतरनाक रहेगा। इनके पूर्वानुमान और वहाँ के प्रशासन से मिलजुल कर एक तरह से कुछ कमेटियां गठित करी थी जिलों में। और जो प्रभावित जिले थे वहाँ के लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया गया है। तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह पर जो सुरक्षित स्थान था वहाँ पर उनको ले जाया गया था। वहाँ पर NDRF, SDRF सब जो हमारी सेनाएं थी वहाँ लगे थे। तो प्रभाव कहीं ना कहीं कम रहा था और मैनेजमेंट अच्छा था। और अभी वर्तमान में कहा जा रहा था कि उड़ीसा वाला मॉडल इन्होंने अपनाया है ना। उड़ीसा में भी इस तरह का मॉडल अपनाया गया। जैसे कोविड के समय में भी उड़ीसा ने, वहाँ पर चक्रवात आया था कोविड के समय में। उड़ीसा का मॉडल क्या है? उड़ीसा का जो मॉडल है, जैसे कि कोरोना के समय में एक चक्रवात आया था उड़ीसा में। कोरोना इतनी भयानक महामारी थी, होने के बावजूद भी उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई भी की पूरे देश में, है ना। और जो तूफान आ रहा था उसका भी प्रबंधन किया। बचाव किया मतलब। अब इनका प्रबंधन ऐसा था कि सेलेक्टेड कमेटियां गठित करती हर जिले में, गांव में, और उनको मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं। हर समय की पल पल की जानकारी दी जाती है। अच्छा, क्या हम यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जो केरल में बाढ़ आई थी 14 जिलों में, तो उसका 14 जिलों वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं? वो भी दे सकते, वैश्विक स्तर पे वो भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री था वो आपदा प्रबंधन, उसको नवाजा गया था उत्कृष्ट अवार्ड से। तो कहीं ना कहीं वो भी हम कह सकते हैं कि वो भी प्रबंधन बहुत शानदार रहा है। तो उड़ीसा में भी इस तरह की कमेटियां गठित करते हैं और राहत शिविरों में पहुंचा दिए जाते हैं और जनधन की जो हानि होती है वो कम होती है। तो गुजरात में भी इस तरह का मॉडल अपनाया है। और कम से कम आपदा का जो आपदा क्या होती है, ये आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो हम आपदा तो प्राकृतिक है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना, कुदरत है, वो तो आना रहेगा, है ना। आपदा को हम कम कर सकते हैं, उसके प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन का जो बेहतर मॉडल रहा है, इस वजह से नुकसान कम से कम हुआ है, तो बेहतर रहा ये। अच्छा, तो क्या इससे इस बिफोर जो इससे कि भारतीय मानसून प्रभावित होगा क्या? भारतीय मानसून देखिए अभी प्रभावित हुआ है, क्योंकि अभी जो ये महीना रहता है जून का, इस महीने में मानसून दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत में एंट्री करता है। इस समय में मध्य प्रदेश में भी 15 तक यहाँ पे पहुँच जाता है, आ जाता है। 20 तारीख अब इस बार पहले से ही लेट था, 8 तारीख को आने वाला था, क्योंकि चक्रवात आने वाला था, इस वजह से लेट था। फिर जब ये गुजरात तट से टकराया था, जब मानसून आ चुका था केरल में और कर्नाटक होते हुए, अब ये चक्रवात आने की वजह से 7 से 8 दिन लेट हो गया, डिले हो गया है जो आने वाला था। तो मानसून को प्रभावित करता है इस तरह से। जो एक इसका डायरेक्शन था वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ था। बंगाल की खाड़ी से होते हुए असम में अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, तो मानसून पे तो प्रभाव रहता ही है। अच्छा, तो सर ये चक्रवात आते क्यों हैं और जलवायु परिवर्तन कहाँ तक कारगर है ऐसे चक्रवातों के लिए? जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है। अभी IMD जो हमारा जो विभाग है, मौसम विज्ञान केंद्र है एक वो, और मौसम वेधशाला जो हमारे पुणे वाले हैं। अच्छा। वहाँ के एक साइंटिस्ट ने कहा था, है ना, जलवायु विशेषज्ञ है वो, उन्होंने कहा था कि समुद्र का जो तापमान है ना 1.2 से 1.2 से 1.4 तक ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और भविष्य में भी इस तरह का अगर जलवायु परिवर्तन पे हमने काम नहीं किया तो ये और बढ़ेगा। और ये जब समुद्र की सतह जब गर्म होती है तो वहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है, एनर्जी गर्म होने की वजह से, है ना। तो वो वातावरण में जब आएगी, ऊपर पानी से ऊपर बाहर आएगी, तो वातावरण में मिलेगी तो एक हवाएं वहाँ पर बने उत्पन्न होगी और वो दिशा तय करती है कि किधर जाना है और चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ी समस्या है ना, कि हमारे देश में और विश्व में भी देखोगे आप
बहुत ज़्यादा नुकसान। दोस्तों मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज एक मेन इशू बन चुका है वैश्विक स्तर पे। क्योंकि आज लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले जहाँ टेम्परेचर 0.5 हुआ करता था, अब ये होकर 2.4 या 5% हो चुका बढ़ चुका है, जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रीन वार्मिंग जो हरित गृह प्रभाव वो भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हम ही लोग हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि आज तटवर्ती इलाके डूब वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। लगातार पानी, लगातार समुद्री जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। कहीं इंडोनेशिया अपनी राजधानी तक परिवर्तन कर चुका है। तो दोस्तों इसके अभी हाल ही में भी अभी कल परसों में एक रिपोर्ट आई है। अच्छा। अभी रिपोर्ट आई है कि हिमालय के जो ग्लेशियर है, अच्छा। इनके बारे में रिपोर्ट आई। कहा जा रहा है कि जो 2050 या 80 के समय में जो हमारे जो तटवर्ती राज्य है, अच्छा। यहाँ पर भी जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लगातार पिघल रहे हैं। और जो हमारे अधिकांश जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती है। हाँ, पूरी तो नदियों में भी पानी जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र में भी जो ग्लेशियर पिघल के जाएंगे तो हमारे जो तटवर्ती जैसे 9 राज्य है, तो कहीं ना कहीं इन पे बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। जैसे महानगर हुए, मुंबई हुए, इस तरह के महानगरों में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी भविष्य में। जी, तो इसका निराकरण यही है कि वृक्षारोपण अत्यधिक मात्रा में करें, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाले गैसेस को थोड़ा कम यूज़ करें, उसके एमिशन पर ध्यान दें, उसको कंट्रोल कैसा किया। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन अभी ई-व्हीकल जो आए हैं, इनका यूज़ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पर्यावरण अनुकूल है ना, जो भी प्रोडक्ट हुए, उत्पाद हुए हम जो ले रहे हैं, तो उनके अनुकूल रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को बचाते हुए धारणीय विकास आप सुने होंगे, सतत डेवलपमेंट वाला, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो हम देखते हैं, तो उसको अपनाना चाहिए एक तरह से। तो यही था हमारा सुझाव। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।